नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की सुर्खियों के बारे में। एक अध्ययन के अनुसार गिग इकोनॉमी औपचारिक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि कर सकती है। वीजा ने भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा स्थानीयकरण मानदंडों का अनुपालन पूर्ण कर लिया। तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त। केंद्र ने महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए 13 सूत्री एजेंडा जारी किया और सरकार ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक प्रस्तुत किया। और अब समाचार विस्तार से। एक अध्ययन के मुताबिक गिग इकोनॉमी औपचारिक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि कर सकती है। ये अध्ययन भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी इंडिया तथा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी द्वारा संपादित किया गया। इस अध्ययन का शीर्षक महिलाओं हेतु कार्य के भविष्य पर कोविड-19 और इंडस्ट्री 4.0 का प्रभाव, भारत के औपचारिक क्षेत्र से एक अंतर्दृष्टि है, यानी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 एंड इंडस्ट्री 4.0 ऑन फ्यूचर ऑफ वर्क फॉर वुमेन एंड साइट फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। आइए अब जानते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष। गिग इकोनॉमी में वैकल्पिक कार्य व्यवस्था द्वारा अधिक महिलाओं को शामिल करने और कुछ मात्रा में कौशल के साथ कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने की क्षमता है। 73% फर्मों ने सहमति व्यक्त की है कि भारत में 50% नौकरियों के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग की जरूरत है। विक्रय और वितरण नौकरियों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में वृद्धि और वर्चुअल वर्किंग की बढ़ती स्वीकार्यता से महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। जिन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार में वृद्धि होने की संभावना है वे हैं स्वास्थ्य और औषध क्षेत्र, यहाँ महिलाओं के लिए 59% संभावना है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ 44% और तेजी से बिक्री होने वाली उपभोक्ता वस्तु उद्योग यानी एफएमसीजी उद्योग में महिलाओं के लिए 41% की संभावना है। सर्वेक्षण की गई कुल फर्मों में से सेवा क्षेत्र में 6.73% और विनिर्माण क्षेत्र में 21.74% फर्में वर्क फ्रॉम होम को अपनाने में सक्षम नहीं थी। गिग इकोनॉमी एक श्रम बाजार है। इसकी विशेषता ये है कि ये स्थायी नौकरियों की अपेक्षा कम अवधि के अनुबंधों या फ्रीलांस वर्क को प्रोत्साहित करते हैं। आइए अब आपको बताते हैं औद्योगिक क्रांति के चरणों के बारे में। प्रथम औद्योगिक क्रांति वर्ष 1760 से 1900 के बीच हुई। इसमें भाप और यांत्रिक रूप से चालित उत्पादन सुविधाओं का उपयोग किया गया। वहीं दूसरी औद्योगिक क्रांति 1900 से 1970 के बीच हुई। ये विद्युत द्वारा संचालित और श्रम विभाजन पर आधारित वृहद पैमाने पर उत्पादन पर आधारित थी। तीसरी औद्योगिक क्रांति 1970 से 2010 तक रही। इसमें स्वचालित एवं उच्च उत्पादकता वाले परिवेश के लिए नियंत्रण, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापक उपयोग शामिल था। वहीं चौथी औद्योगिक क्रांति जो कि वर्तमान में चल रही है, इसमें आभासी यानी वर्चुअल और भौतिक उत्पादन प्रणालियों को एकीकृत करने वाले स्मार्ट अनुप्रयोगों का प्रचलन शामिल है। अगली खबर डेटा स्थानीयकरण से संबंधित है। वीजा ने भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा स्थानीयकरण के मानदंडों का अनुपालन पूर्ण कर लिया है। वीजा भारतीय रिजर्व बैंक के डेटा स्थानीयकरण मानदंडों का अनुपालन करने वाली पहली वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनियों में से एक बन गई है। आपको बता दें कि आरबीआई ने मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और डाइनर्स क्लब को भारत में ही अपना डेटा संग्रहित नहीं करने की वजह से नए ग्राहकों को नामांकित करने से रोक दिया है। आरबीआई ने वर्ष 2018 में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत डेटा स्थानीयकरण नियम जारी किए हैं। इसमें ये उपबंध किया गया है कि भारत में अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर यानी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स पीएसओ ये सुनिश्चित करेंगे कि ग्राहक डेटा, भुगतान संवेदनशील डेटा आदि जैसे भुगतान प्रणालियों से संबंधित डेटा अनिवार्य रूप से ही भारत में संग्रहित किए जाएं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए लेन देन मास्टर कार्ड, वीजा और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जैसे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अंतरित किए जाते हैं। भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को ये सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित सभी डेटा केवल भारत में अवस्थित किसी प्रणाली में संग्रहित हों। इन नियमों के मुताबिक सेवा प्रदाताओं को 15 अक्टूबर 2018 तक इसका अनुपालन करना था, लेकिन बार बार इसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाता था। एक प्रमुख आवश्यकता प्रमाणित लेखा परीक्षकों द्वारा सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट थी, यानी एसएआर रिपोर्ट थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाद में कुछ नम्यता प्रकट की और प्रोसेसिंग के लिए डेटा को अंतः दिवसीय यानी
इंट्राडे विदेश भेजने की अनुमति प्रदान की। कुछ प्रदाता ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्हें ये प्रमाणित करना होता है कि विदेश भेजे गए डेटा को नष्ट कर दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि डेटा स्थानीयकरण का क्या महत्व होगा। ये लगातार नियंत्रण और निगरानी के माध्यम से भुगतान प्रणालियों की सुरक्षा को बढ़ाता है, कानून प्रवर्तन के लिए व्यक्तिगत डेटा तक तीव्र और बेहतर पहुंच सुनिश्चित करता है, आर्थिक विकास और रोजगार में वृद्धि होती है। हालांकि डेटा स्थानीयकरण के साथ कुछ समस्याएं भी मौजूद हैं। डेटा स्थानीयकरण नीति कई फिनटेक स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर किफायती क्लाउड सेवा प्रदाताओं के चयन से रोक सकती है, और ऐसे में वे स्थानीय विकल्प का चयन करेंगे जिनकी ऑपरेशनल कॉस्ट यानी परिचालन लागत काफी ज्यादा है। अगली खबर आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तेलंगाना के रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व विरासत का दर्जा प्राप्त हुआ। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इससे भारत से विश्व विरासत स्थलों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है। रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा करवाया गया था। रामप्पा इसके शिल्पकार का नाम था और इसके निर्माण में 40 वर्ष का समय लगा था। ये रामलिंगेश्वर स्वामी यानी शिव को समर्पित बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर है। ये काकतीय शासकों द्वारा बनवाए गए जलाशय रामप्पा चेरुवु के तट के निकट स्थित है। मंदिर का भवन 6 फुट ऊंची तारे के आकार की एक वेदिका पर निर्मित है। इसमें अलंकृत ग्रेनाइट और डोलराइट के बीम एवं स्तंभों पर जटिल नक्काशी की गई है। इसमें हल्की छत संरचनाओं के लिए हल्की झरझरा ईंटों तथा कथित तैरने वाली ईंटों से बना एक अद्भुत और पिरामिड नुमा विमान है। भित्तियों, स्तंभों और छतों पर क्षेत्रीय नृत्य परंपराओं एवं काकतीय संस्कृति का उच्च कलात्मक गुणवत्तापूर्ण चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध इतालवी व्यापारी और अन्वेषक मार्को पोलो ने टिप्पणी की थी कि मंदिर दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है। काकतीय राजवंश कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के सामंत थे। इन्होंने 12वीं शताब्दी में वारंगल यानी तेलंगाना में शासन किया था। काकतीय शासक सिंचाई और पेयजल के लिए जलाशयों के तंत्र के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने जलाशय और सिंचाई नेटवर्क बहाल करने के लिए मिशन काकतीय आरंभ किया था। अगली खबर सुभेद्य वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित है। केंद्र सरकार ने महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए 13 सूत्रीय एजेंडा जारी किया है। सरकार ने 13 सूत्रीय एजेंडा सूचीबद्ध किया है। इसमें लैंगिक शोषण की ऑनलाइन रिपोर्टिंग और अश्लील सामग्री का वितरण, बलात्कार की शिकायतों में 0 FIR और पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय करना शामिल है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार वर्ष 2018 से वर्ष 2019 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई है, और इसी अवधि में अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध भी 7.3% तक बढ़े हैं। इसके साथ ही नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित गैर लाभकारी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा संकलित आंकड़े ये बताते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान 9000 बच्चों की तस्करी हुई थी। ऐसी स्थिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव तस्करी निवारण, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2021 के प्रारूप पर सभी हितधारकों से टिप्पणियां या सुझाव आमंत्रित किए हैं। इस विधेयक में कई मुख्य प्रावधान किए गए हैं। ये देश के भीतर और बाहर भारत के सभी नागरिकों पर लागू होता है। इसमें महिलाओं और बच्चों के अलावा ट्रांसजेंडर को शामिल करके पीड़ित की परिभाषा को और विस्तार दिया गया है। विधेयक में दोषी पाए गए अपराधियों के लिए 20 वर्ष तक के कारावास और मृत्युदंड का उपबंध किया गया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी NIA को आरोपी की गिरफ्तारी की तिथि से 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी होगी। सरकार ने लोकसभा में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक प्रस्तुत किया। ये विधेयक 30 जून 2021 को प्रख्यापित आवश्यक रक्षा सेवा अध्यादेश 2021 को प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। ये विधेयक आवश्यक रक्षा सेवाओं में हड़ताल को प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। आवश्यक रक्षा सेवाएं रक्षा से जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन में जुड़े प्रतिष्ठानों को दर्शाती हैं। इस विधेयक की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भारतीय आयुध निर्माणियों की दक्षता और जवाबदेही में सुधार करना है। लोक हित या भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में या किसी राज्य की सुरक्षा या शालीनता या नैतिकता के हित में रक्षा से संबद्ध सभी प्रतिष्ठानों में आवश्यक रक्षा सेवाओं के अनुरक्षण को सुनिश्चित करना शामिल है। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो आवश्यक रक्षा सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में शामिल करने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में संशोधन किया जाएगा। अवैध हड़तालों, उनके उकसावे और ऐसी अवैध
हड़तालों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर दंड का प्रावधान करता है। ये विधेयक हड़तालों को प्रतिबंधित करने, किसी भी सेवा को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने और हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध बर्खास्तगी सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करने के लिए सरकार को सशक्त बनाना। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक यानी इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट बिल केंद्र सरकार ने महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा वर्ष 2012 में राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध संशोधन विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। ये विधेयक स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में संशोधन करने का प्रयास करता है। ये अधिनियम विज्ञापनों या प्रकाशनों, लेखन और चित्रों, विशेष रूप से प्रिंट मीडिया के माध्यम से महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करता है। सरकार का मत है कि चलचित्र अधिनियम यानी सिनेमेटोग्राफ एक्ट, नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड दिशा निर्देशों सहित कई कानून पहले से ही मीडिया के आधुनिक माध्यमों को संबोधित कर रहे हैं और इनमें इन विशिष्ट मुद्दों का समाधान करने के प्रावधान किए गए हैं। एशिया प्रशांत में डूबने की रोकथाम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट। डूबने की रोकथाम पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रथम क्षेत्रीय आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में 1,44,000 से अधिक लोग डूब गए थे, जो विश्व स्तर पर डूबने वाली मौतों का 61% है। WHO ने बच्चों के लिए डे केयर, जल तक पहुँच को नियंत्रित करने के लिए बाधाओं के उपयोग, जन जागरूकता अभियान आदि सहित डूबने की रोकथाम के लिए हस्तक्षेप और नीतियों पर सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि वर्ष 2019 में भारत में डूबने से 30,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी। टाइफून इन्फा चीन के पूर्वी झिंजियांग प्रांत में तट को पार करके भूमि पर पहुंचा है। टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के समान ही मौसम की परिघटना है। आइए अब आपको बताते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तेजी से चक्रण करने वाला तूफान है। ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है। महासागरों से ये विकसित होने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें एक निम्न दबाव वाला केंद्र होता है। इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण होता है, जिसे आंख या आई कहा जाता है। इसका केंद्रीय क्षेत्र शांत और मेघ से मुक्त होता है। यहाँ पवनों का अवतलन होता है। एक बार जब कोई उष्णकटिबंधीय चक्रवात 74 मील प्रति घंटे या उससे अधिक के निरंतर पवन वेग तक पहुँच जाता है, तो उसे एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। उल्का। एक असामान्य रूप से उल्का ने दक्षिणी नॉर्वे में एक प्रभावशाली ध्वनि और प्रकाश का प्रदर्शन किया। एक उल्का एक अंतरिक्ष चट्टान होती है। इसका तीव्र गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद तेजी से दहन हो जाता है। यदि ये भूमि तक पहुंचने में अपना अस्तित्व बनाए रखती है तो इसे एक उल्का पिंड के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर वेगवान कणों के अधिक ऊंचाई पर चमकने के कारण उल्का पिंड 50 से 75 मील यानी 80 और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर दृश्यमान होने लगते हैं। कई प्रकार की उल्काओं जैसे अर्थ ग्रेजर्स, फायरबॉल्स और बोलाइड्स का वर्णन उनके आकार, चमक और पृथ्वी से उनकी निकटता के आधार पर किया जाता है। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी NESAC, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। केंद्रीय गृह मंत्री ने शिलोंग में NESAC के बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र और प्रदर्शनी सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया। नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर वर्ष 2000 में अंतरिक्ष विभाग और उत्तर पूर्वी परिषद की एक संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्यों को समर्पित सेवा प्रदान करना है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आपदा प्रबंधन सहायता और विकासात्मक संचार के क्षेत्र में परिचालनात्मक उपग्रह संचार अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसे पदार्थों की खोज की जो यांत्रिक क्षति का स्वयं उपचार कर सकते हैं। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान IISER कोलकाता के शोधकर्ताओं ने IIT खड़गपुर के साथ मिलकर पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर क्रिस्टल विकसित किए हैं। ये क्रिस्टल बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप की मदद के अपनी यांत्रिक क्षति का स्वयं उपचार कर सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स में स्वयं पर लगाए गए यांत्रिक दबाव के प्रति प्रतिक्रिया में विद्युत आवेश उत्पन्न करने की क्षमता होती है। क्षतिग्रस्त
क्षतिग्रस्त हिस्से से खंडित हुए टुकड़े इलेक्ट्रिक आवेश उत्पन्न करते हैं। इससे क्षतिग्रस्त हिस्सों द्वारा उन्हें वापस अपनी ओर आकर्षित किया जाता है और शुद्धता एवं स्वायत्तता के साथ मरम्मत हो जाती है। ये शोध वैज्ञानिक सी मल्ला रेड्डी को स्वर्ण जयंती फेलोशिप के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के अनुसंधान अनुदान द्वारा समर्थित हैं। भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र यानी iSTEM चरण 2 में पहुंचा। iSTEM अनुसंधान और विकास सुविधाओं को साझा करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है। इसे भारत के प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद मिशन के तत्वावधान में वर्ष 2020 में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़कर और मौजूदा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम करके अनुसंधान और विकास का पारितंत्र विकसित करना है। दूसरे चरण के तहत पोर्टल स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों की मेजबानी करेगा और सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स के लिए भी मंच प्रदान करेगा। अटाकामा लार्ज मिलीमीटर अरे अल्मा का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने पहली बार एक्सोप्लैनेट यानी बाह्य ग्रह के चारों ओर चंद्रमा निर्मित करने वाला एक क्षेत्र देखा है। एक्सोप्लैनेट से मतलब उस ग्रह से है जो सौर मंडल से बाहर है। अल्मा एक रेडियो टेलीस्कोप प्रणाली है जो चिली के अटाकामा रेगिस्तान में चाजनंतोर पठार पर स्थित है। रेडियो टेलीस्कोप यूएस नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी और नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ऑफ जापान द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है। अगरवुड यानी एक्विलारिया मलाकेंसिस। त्रिपुरा सरकार ने अपने अगरवुड उद्योग को आगामी 5 वर्षों में 20 मिलियन रुपए का उद्योग बनाने के लिए त्रिपुरा अगरवुड नीति 2021 जारी की है। अगरवुड उत्तर पूर्वी भारत के असम और त्रिपुरा में मुख्य रूप से तथा विश्व के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। अगरवुड एक सुगंधित पादप है जो अत्यधिक मूल्यवान राल या रेजिन वाली कास्ट से बनी होती है। आमतौर पर इस राल का औषधीय, सुगंधित और धार्मिक उद्देश्यों जैसे इत्र बनाने, अगरबत्ती निर्माण आदि के लिए उपयोग किया जाता है। IUCN में इसकी स्थिति क्रिटिकली एंडेंजर्ड की है। आषाढ़ पूर्णिमा धम्म चक्र दिवस। आषाढ़ पूर्णिमा जिसे धम्म चक्र दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ये हिंदू पंचांग के आषाढ़ माह में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान अर्जन के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तना या धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में याद किया जाता है। इस दिन संघ भी स्थापित किया गया था। इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धर्म और संघ को पूर्ण किया था। बौद्धों के लिए इस दिन वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। इस अवधि के दौरान भिक्षु गहन ध्यान का अभ्यास करने के लिए मठों में रहते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए, बेहद आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलिए और टीकाकरण अवश्य करवाइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।